ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 50। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। आव्या की बात सुनकर सुहानी हैरान हो जाती है। आव्या कहती है, सुहानी, एक तुम ही हो जो ये काम कर सकती हो। देखो ना, अगर तुम सब यहाँ आ जाओगे तो कितना अच्छा होगा। एक बहुत अच्छा परिवार होगा हमारा। परिवार सुनते ही सुहानी को सबसे पहले यही याद आता है कि द्रांश बचपन से बिल्कुल अकेला था। उसे परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन सुहानी एक जगह खटक रही थी, और वो ये कि द्रांश ने आव्या के बच्चे को मार दिया, जो उसे पता ही नहीं है। आव्या की उधर से फिर से आवाज़ आती है, देखो सुहानी, मैं ये तो नहीं कह रही कि कल ही आ जाओ, थोड़ा वक्त लो, लेकिन अगर जल्दी आ जाओगी तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। और वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने ऐसे मरने का नाटक क्यों किया? पता है, मैं खुद को इतना ज़्यादा ब्लेम कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हारे बच्चे से भी मिलना है। लड़का हुआ या लड़की, वो भी मुझे नहीं पता। सुहानी सुहांश को देखते हुए धीरे से कहती है, लड़का, सुहांश। आव्या कहती है, वाह, बहुत प्यारा नाम है, लेकिन उस इंसानी जानवर के बच्चे का नाम इतना सिंपल नहीं होना चाहिए था। थोड़ा उसके जैसा नाम रखते तो जचता। सुहानी अब द्रांश को देखती है, जो खाना लेकर उसके पास ही आ रहा था। आव्या की बात खत्म तो होनी थी नहीं। द्रांश सुहानी के पास बैठकर फ़ोन लेता है और आव्या की बकबक सुनकर तुरंत कॉल कट कर देता है। सुहानी थोड़ी हैरान हो जाती है। द्रांश को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि आव्या क्या सोचेगी। द्रांश चम्मच से सुहानी की ओर खाना बढ़ाता है। सुहानी खाने को देखती है, फिर द्रांश को। द्रांश तो बस उसे ही देख रहा था। सुहानी धीरे से मुंह खोलती है। द्रांश उसे खिलाता है। सुहानी खाते हुए द्रांश को ही देख रही थी, या यूं कहें कि दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। द्रांश सुहानी के चेहरे पर आ रहे बालों को हटाता है। सुहानी एकदम से पूछती है, दंश, क्या आपने सच में आव्या के बच्चे को मारा? द्रांश की केयरिंग से सुहानी को फिर से यही शक हो रहा था कि द्रांश कभी ये नहीं कर सकता। उसका दिल तो हमेशा से ही द्रांश को बेगुनाह समझ रहा था, लेकिन उसका जो दिमाग है ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। द्रांश उसे बिना कुछ बोले फिर से उसे खिलाता है। सुहानी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन द्रांश उसके मुंह का खाना खत्म होते ही उसे खिला देता। इस बार जब द्रांश उसे खिलाने वाला था, तभी सुहानी उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। द्रांश चम्मच को नीचे रखता है, फिर सुहानी के गाल पर हाथ रखकर कहता है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देता लिटिल लैम्ब। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम खुद पता करो, अदरवाइज मैं तो बुरा हूँ। सुहानी द्रांश के हाथ के ऊपर हाथ रखती है और उससे कहती है, मैं बीमार हूँ, फिर भी आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं पता लगाऊं कि आपने कुछ किया है या नहीं। द्रांश सुहानी को कुछ पल देखता है, फिर एकदम से उसके बाल को धीरे से पकड़कर अपनी तरफ करता है। वो सुहानी के सिर से अपना सिर जोड़कर कहता है, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? द्रांश की गर्म सांसें सुहानी के चेहरे पर पड़ रही थी। दोनों की आंखें बंद थीं। सुहानी बहुत धीरे से कहती है, आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। द्रांश कुछ देर तक वैसा ही रहने के बाद उसके माथे को चूम लेता है, फिर उससे दूर हो जाता है, पर अब भी वो ये नहीं कहता कि उसने कुछ नहीं किया। सुहानी को अब भी सही से जवाब नहीं मिला था। द्रांश अब फिर से सुहानी को खाना खिलाने लगता है। सुहानी अब आव्या की बातों को सोचने लगती है। वो सोचते सोचते धीरे से कहती है, दंश, मुझे आपसे कुछ कहना है। द्रांश धीरे से कहता है, हाँ। सुहानी पहले थोड़ा डरती है, क्योंकि उसे अब भी पता नहीं था कि रुद्र और द्रांश अब दुश्मन नहीं है। वो कहती है, दंश, क्या हम आपके भाई के पास रहने जा सकते हैं? एकदम से द्रांश के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। सुहानी ये देखकर उससे कहती है, दंश, मुझे एक परिवार चाहिए। मैं हमेशा से अपने परिवार को बहुत मिस करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हम तीनों के अलावा भी कोई हो जो हमारे साथ रहे, जिनसे मैं बातें कर सकूँ। इतना बोलते हुए वो द्रांश को देखती है, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो बस सुहानी को देख रहा था। सुहानी उसके चुप रहने से उसकी आंखों में देखकर कहती है, प्लीज़ दंश, मेरे लिए अपनी दुश्मनी छोड़ दीजिए ना। द्रांश अपनी जगह से उठकर कहता है, मुझे अकेले रहने की आदत है। कहते हुए वो सीधा कमरे से निकल जाता है। सुहानी उसे जाता हुआ देखकर मायूस हो जाती है। सुहानी को बहुत मन था कि वो आव्या के पास जाए, क्योंकि आव्या के साथ कुछ वक्त में ही उसका बॉन्ड बहुत अच्छा बन चुका था, और द्रांश को भी तो परिवार की ज़रूरत थी। अगले दिन रुद्र की कार सिंघानिया विला में रुकती है। आव्या कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। उसने इस वक्त एक रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी। आव्या ज़्यादातर ड्रेस में ही रहती थी, लेकिन जब वो साड़ी पहनती तो उसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर कर बाहर आती थी। रुद्र भी बाहर आता है। उसके साथ नैना और अंतरा भी बाहर आते हैं। रुद्र फ़ोन पर बिजी था, जिसे देखकर आव्या उससे कहती है, रुद्र चलो। रुद्र फ़ोन को थोड़ा दूर करके कहता है, तुम लोग आओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ।
आव्या भी ये कहने वाली थी कि वो 2 मिनट के लिए रुक जाएगी, लेकिन जब उसे उस दिन की याद आती है तब वो कंपनी देने के लिए कह रही थी तो वो झट से आगे बढ़ जाती है। आज फिर से उसे एम्बेरस नहीं होना था। वो नैना और अंतरा के साथ आगे बढ़ जाती है। अंदर हॉल में पहुंचते ही आव्या चारों ओर नज़र घुमाती है। चारों तरफ की सजावट देखकर समझ आ रहा था कि हल्दी की रस्म होने वाली है, क्योंकि चारों तरफ बस पीला ही पीला दिख रहा था। अव्यान के बच्चे के नामकरण के साथ ध्रुवंश की हल्दी भी करवाई जा रही थी। आव्या आगे बढ़कर सबसे मिलती है, फिर प्रज्ञा के पास जाकर उसके बेबी को लेकर कहती है, हाय मेरा बच्चा। बोलते हुए वो प्रज्ञा के पास बैठ जाती है। बेबी आव्या को एकटक देखने लगती है, क्योंकि आव्या ही से उसकी इतनी मुलाकात नहीं होती, लेकिन आव्या उसे अपना बच्चा कह रही थी तो वो आव्या को पहचानने की कोशिश करते हुए टुकुर टुकुर देख रही थी। आव्या उसे मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम अपनी बुआ को नहीं पहचान रही? मैं तुम्हारी बहुत अच्छी बुआ हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। आव्या की बात सुनकर वो मुस्कुराने लगती है। आव्या अब प्रज्ञा को देखकर कहती है, शॉपिंग का नाम सुनते ही देखिए कैसे मुस्कुरा रही है। आई एम श्योर बड़ी होने पर इसे शॉपिंग बहुत पसंद होगा, है ना बेबी? आव्या की बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसती है। अपनी बच्ची की हंसी देखकर प्रज्ञा भी हंसने लगती है। प्रज्ञा आव्या को देख रही थी कि वो बच्चे को किस तरह से हैंडल कर रही थी। प्रज्ञा कुछ सोचते हुए आव्या से कहती है, आप कोई खुशखबरी नहीं दे रही? आव्या तुरंत ही प्रज्ञा की बात को समझ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, कहाँ भाभी, अगर खुशखबरी हुई ना तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। आपकी बेबी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी आज ही बेबी ले आऊं। प्रज्ञा उसे शरारत से कहती है, हाँ तो रुद्र से कहिए कि आपको बेबी चाहिए तो वो ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। आव्या धीरे से कहती है, और मेहनत किया तो मैं मर जाऊंगी। आव्या इतने धीरे से कहती है जिससे प्रज्ञा सुन नहीं पाती। प्रज्ञा कहती है, क्या कहा आपने? आव्या जल्दी से नाम में सिर हिलाकर कहती है, कुछ नहीं भाभी, मैं अंश से मिलकर आती हूँ। इतना कहते ही वो बच्चे को प्रज्ञा को देती है, फिर ध्रुवंश के कमरे की ओर बढ़ जाती है। रुद्र बात करके अंदर आ ही रहा था, तभी उसे सामने खड़ा अव्यान दिखता है। अव्यान रुद्र को गौर से देख रहा था। रुद्र अव्यान को देखकर उसका हाथ पकड़कर हैंडशेक करते हुए कहता है, कैसा है? अव्यान उसे बस देख रहा था। उसके चेहरे और उसकी आंखों को वो नोटिस कर रहा था। अव्यान को ऐसा देखकर वो कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्या घूर रहा है? अव्यान चुपचाप उसे बस देख रहा था। रुद्र कहता है, मुझ पर क्रश आ गया है क्या? अव्यान एक कदम रुद्र की ओर बढ़ाता है, जिससे दोनों करीब हो जाते हैं। रुद्र अपने कदम पीछे करके कहता है, क्या कर रहा है, हुआ क्या है, कुछ बताएगा? अव्यान रुद्र के चेहरे की ओर हाथ बढ़ाता है। ये देखकर रुद्र एकदम से उसके हाथ को झटक कर कहता है, दूर रह, तेरे लक्षण सही नहीं दिख रहे। तेरी पत्नी से मन भर गया है क्या, जो अब मेरे पीछे पड़ गया? देख, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। अव्यान अब भी उसे बहुत गौर से देख रहा था। अव्यान एकदम से कहता है, तू अंदर से रो रहा है। ये सुनते ही रुद्र के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। अव्यान उसे फिर से बहुत गौर से देखता है। रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, मैं लड़की हूँ क्या जो रोऊंगा? अव्यान रुद्र के पास आकर उससे कहता है, फीलिंग छुपाना तुझे बहुत अच्छे से आता है, वो मुझे पता है, लेकिन तू भी जानता है कि मुझसे ज़्यादा तुझे और तुझसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जानता और ना कभी जान सकता है। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहता है, जो तूने पाया वो मैंने खो दिया। बोलते हुए वो अव्यान को देखता है। रुद्र और अव्यान की ऐसी बातें होती थी कि अगर कोई सुने तब भी उन्हें समझ नहीं आएगा। अव्यान कहता है, रैबिट को कुछ नहीं पता है ना? रुद्र नाम में सिर हिलाता है। अव्यान आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। अव्यान आंखें खोलकर एकदम से रुद्र को गले लगा लेता है और कहता है, जो भी है, कुत्ते की मौत मरेगा। ध्रुवंश के कमरे में आव्या ध्रुवंश को ऊपर से नीचे देख रही थी। आव्या की आंखें एकदम से चमक उठती हैं। वो कहती है, ओह माय गॉड, क्या बॉडी है अंश, क्या डोले शोले बनाए हैं तुमने। वैसे ऐसे गेटअप में बहुत हैंडसम लग रहे हो। बोलते हुए वो मुस्कुराती है। ध्रुवंश ने इस वक्त धोती पहनी थी और वो शर्टलेस था और वैसे ही रहने वाला था। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू मेरी ट्यूलिप, वैसे मुझे तुम्हें कुछ देना था। कहते हुए वो कबर्ड से कुछ निकालता है और आव्या को देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए। आव्या कंफ्यूज होकर उसे देखती है, क्या है ये? कहते हुए वो बॉक्स खोलकर देखती है। ध्रुवंश उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। आव्या पहले रैपर को खोलती है, उसके अंदर एक बॉक्स था। वो बॉक्स को भी खोलती है। बॉक्स को खोलते ही वो जैसे ही उसे देखती है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आव्या की नम आंखों में से एकदम से ही आंसू गालों पर बह जाते हैं। ध्रुवंश आव्या को ही देख रहा था। आव्या ध्रुवंश के दिए गिफ्ट को देख रही थी। असल में उसमें दूल्हा और दुल्हन थे जो कपड़े से बने हुए थे। आव्या को पहले आर्ट का बहुत शौक था। उसने मिट्टी से दूल्हा और दुल्हन बनाए थे। आव्या को उसे देखते हुए एक आवाज़ सुनाई देती है, अंश देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। ये तुम हो और ये तुम्हारी वाइफ। तभी छोटा सा ध्रुवंश कहता है, लेकिन रैबिट, मैं तो कभी शादी नहीं करूँगा और ना ही तुम करना। हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे। इतना बोलते हुए वो छोटी सी आव्या को गले लगा लेता है।
आव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे और साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो ध्रुवंश को देखते हुए कहती है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ध्रुवंश कहता है, कुछ दिन पहले एक माली ज़मीन खोद रहा था तो एक बॉक्स के अंदर थी। जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे मेरी छोटी सी रैबिट याद आ गई। बोलते हुए वो आव्या के गाल को पिंच करता है। तभी बाहर से श्रेष्ठा की आवाज़ आती है, अंश रेडी हुए या नहीं? श्रेष्ठा अंदर आकर दोनों को देखती है। दोनों को देखकर वो घूरते हुए कहती है, तुम दोनों की बातें कभी खत्म होंगी? चलो जल्दी। श्रेष्ठा दोनों को लेकर कमरे से बाहर निकलती है। हॉल में सारा इंतजाम था। पहले बच्चे का नामकरण होना था, उसके बाद ध्रुवंश की हल्दी। नामकरण के समय प्रज्ञा की गोद में उसकी बच्ची थी और पंडित जी पूजा करते हुए उसके माथे पर टीका करते हैं। कुछ पूजा करने के बाद वो नाम रखने को कहते हैं। प्रज्ञा की नज़र अव्यान पर चली जाती है। अव्यान बस प्रज्ञा को देख रहा था। दोनों आंखों ही आंखों में जैसे पूछ रहे हो कि क्या नाम रखें। कुछ वक्त बाद प्रज्ञा अपनी बेटी को देखती है और एक नाम देती है, अवन्या। नाम सुनते ही सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आव्या तो सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये नाम उसका ही चूज़ किया हुआ था। आरुष कुछ सोचता है, फिर एक एक करके पॉइंट करते हुए कहता है, अनन्या आंटी, प्रज्ञा भाभी और अब अवन्या। वाह, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। आरुष के कहते ही सब गौर करते हैं, जिससे उनकी हंसी निकल जाती है। आरुष अब काव्या, आव्या और उसके पेट को देखता है और सोचते हुए कहता है, काव्या माँ, आव्या दी और फिर उनकी बेटी राव्या। वाह, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। आव्या दी, आप भी बेबी गर्ल को लेकर आना। आव्या हंसती है। ध्रुवंश आरुष के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तुम अपना कॉम्बिनेशन कब करने वाले हो? आरुष अपना सिर खुजलाता हुआ दांत दिखाकर कहता है, कॉम्बिनेशन करने वाली तो मिल गई। अब लोग हैरानी से आरुष को देखते हैं। आरुष की नज़रें झुकी हुई थी। सपना अपने बेटे को देखकर हैरानी से पूछती है, कौन है? आरुष कुछ बोलता तभी दरवाजे की ओर से सैंडल की आवाज़ आती है। सभी सिर उठाकर देखते हैं। सामने माही खड़ी थी, जिसने इस वक्त पीले रंग का नारकली सूट पहना था। उसके बालों को खुले हुए थे, जिसकी नज़र सिर्फ आरुष को देख रही थी। आरुष भी सिर उठाकर उसे देखता है। उसकी नज़र जैसे ही माही पर जाती है, बस वहीं ठहर जाती है। वो पूरी तरह से माही में खोया हुआ था। तभी ध्रुवंश उसके कान में कहता है, प्रपोज किया क्या? आरुष बिना कोई जवाब दिए माही की ओर आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर ध्रुवंश धीरे से सिर हिला देता है। आरुष माही के पास आकर उससे कहता है, हाय, वैसे हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि आप यहाँ आएंगी। माही धीरे से कहती है, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्या मैं आपकी एक बात नहीं मान सकती? वो तो है। कहते हुए आरुष अनुराग और सपना को देखता है, जो उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। आरुष ये देखकर माही से कहता है, चलिए मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। सभी माही से मिलते हैं और बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि आरुष ने माही को अब तक प्रपोज नहीं किया। वहीं प्रज्ञा तो आरुष को काफ़ी देर से घूर रही थी, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था कि आरुष इतनी सुबह सुबह उसे हॉस्पिटल क्यों लेकर जाया करता था। प्रज्ञा को समझ आ गया। ये जानकर आरुष प्रज्ञा से नज़रें तक नहीं मिला रहा था। अगर वो नज़रें मिलाता तो बुरा फंसता। कुछ देर की बातचीत करते हुए अब सब हल्दी की रस्म की तैयारी करते हैं। हॉल में ही नीचे ध्रुवंश और धारा के लिए बैठने की जगह बनाई जाती है। धारा नामकरण की रस्म के बाद कमरे में चली गई थी, क्योंकि उसे तैयार नहीं किया गया था। अब उसे पूरी तरह से तैयार करके हॉल में लेकर आते हैं। ध्रुवंश अपनी जगह पर बैठ चुका था। धारा भी उसके पास ही बैठती है। धारा के बैठते ही ध्रुवंश उसके कान में कहता है, कर दिया ना प्रॉमिस पूरा? धारा धीरे से कहती है, तुम में यही तो खासियत है, इसीलिए तो मुझे मेरा हनी बहुत पसंद है। सबसे पहले आगे आकर ध्रुव और श्रेष्ठा दोनों को हल्दी लगाते हैं। हल्दी की रस्म भी सभी लोग एक एक करके हल्दी लगाते जाते हैं। ध्रुवंश और धारा दोनों के ही होंठों पर मुस्कुराहट थी। श्रेष्ठा ध्रुवंश को देखकर बहुत खुश थी। फाइनली आज उसके बेटे की शादी की रस्म स्टार्ट हो चुकी थी। इधर रोनी भी ध्रुवंश और धारा को हल्दी लगाकर निकल जाता है। तभी अप्रीता पीछे से जाकर उसे हल्दी लगा देती है। रोनी रुक जाता है और अपने गाल को छूता है। अपने हाथ में हल्दी देखकर रोनी सामने देखता है, जहां अप्रीता मुस्कुराते हुए खड़ी थी। अप्रीता उसे देखते हुए कहती है, चलो ना, आयुष भाई के साथ हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। रोनी अपना रूमाल निकालकर अपने गाल पर लगी हल्दी को पोंछता है और बिना अप्रीता का जवाब दिए निकल जाता है। अप्रीता तुरंत उसके पीछे जाकर एकदम से उसकी बाजू में हाथ डालती है और कहती है, रॉन, इतना गुस्सा मत करो ना, देखो मैंने आज तक किसी को इस तरह से नहीं मनाया। रोनी झटके से उसके हाथ को अपने से दूर करके कहता है, मैंने मना किया है क्या? जाओ, जिसे मनाना है मनाओ, मेरा पीछा छोड़ो। अप्रीता मुंह बनाते हुए कहती है, अरे तो प्यार तो तुमसे हुआ है ना, मैं दूसरे को क्यों मनाऊं? रोनी एकदम से रुक जाता है। अप्रीता उसके आगे आकर कहती है, अब मान भी जाओ, इतना गुस्सा तो मैं भी नहीं होती। रोनी अप्रीता को बिना देखे कहता है, ये जो तुम नाटक कर रही हो ना, इन सब का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, समझ आया तुम्हें? मैं वीना को चाहता हूँ, अब जाओ यहाँ से। जैसे ही रोनी ये कहता है, जैसे अप्रीता के दिल में आग सी लग जाती है। रोनी कहता है, मैं तुम्हें, कहते हुए वो जैसे ही सिर उठाकर देखता है तो उसका मुंह बंद हो जाता है। अप्रीता की आंखों में आंसू थे। वो आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। अप्रीता रोनी को देखते हुए अपने कदम पीछे करने लगती है। रोनी अप्रीता को ऐसा करते हुए बस देख रहा था। अप्रीता एकदम से दौड़कर कार की ओर बढ़ जाती है। वो कार में बैठकर तेज रफ्तार से वहां से निकल जाती है। रोनी धीरे से कहता है,
ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। रोनी तुरंत जाकर अपनी बाइक पर बैठता है, वो भी अप्रीता के पीछे चला जाता है। जब किसी कपल में झगड़ा होता है और उनमें से एक ये कहे कि वो किसी और को चाहता है, इससे ज़्यादा दर्द और कुछ नहीं हो सकता। रोनी ने ये बस इसीलिए कहा था ताकि अप्रीता उससे दूर रहे, लेकिन अप्रीता को ये बात बहुत ही बुरी लगी। इसका परिणाम कुछ भी हो सकता था। सिंघानिया बिला के अंदर हल्दी की रस्म खत्म होने के बाद ध्रुवंश धारा को अपनी गोद में उठा लेता है। धारा जल्दी से उसके गले में हाथ लपेट लेती है। वो ध्रुवंश को एकटक देख रही थी। ध्रुवंश उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और रूम को लॉक कर देता है। धारा बस उसे देखती रह जाती है। ध्रुवंश धारा को बाथरूम में ले जाता है और उसे बाथटब में लिटा देता है। वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। धीरे धीरे धारा की ज्वेलरी निकालने लगता है। धारा अपनी आंखें बंद करके ध्रुवंश के टच को महसूस कर रही थी। ध्रुवंश उसकी ज्वेलरी निकालने के बाद उसके कपड़ों को भी निकालने लगता है। धारा बहुत ही ज़्यादा सिहर उठती है। ध्रुवंश उसके मुलायम शरीर से हल्दी को हटाने लगता है। ध्रुवंश के हर टच से धारा के मुंह से हल्की सिसकी निकल रही थी। ध्रुवंश के हाथ धारा के चेहरे से होकर नीचे जाने लगते हैं, जिसे महसूस करते ही धारा ध्रुवंश के हाथ को पकड़ लेती है और अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है। ध्रुवंश आगे बढ़कर एकदम से ही धारा के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। धारा की आंखें फिर से बंद हो जाती हैं और उसके हाथ ध्रुवंश के बालों पर चले जाते हैं। वहीं ध्रुवंश के हाथ अब धीरे धीरे नीचे बढ़ रहे थे। धारा की एकदम से मधोशी भरी आवाज़ निकलने लगती है। ध्रुवंश उसे टच के साथ बेतहाशा छूमे जा रहा था। धारा फुसफुसाते हुए कहती है, हनी इट्स हर्टिंग। उसके इतना बोलते ही धारा की एकदम से हल्की चीख निकल जाती है। ध्रुवंश अब उसके होंठों को छोड़कर अपने हाथ उसके गाल पर रखता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारी ये चीखें बहुत पसंद है। और चीखने पर मजबूर करूं क्या? धारा ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे पता है तुम क्या करोगे। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए कहता है, एक चीख तो बनती है स्वीट हार्ट। धारा उसे लाचारी से देखती है। वो उसे देख ही रही थी कि एकदम से ही उसकी चीख निकलती है। धारा उसे धक्का देते हुए कहती है, इडियट, दर्द हो रहा है मुझे। ध्रुवंश ये सुनकर खुद भी बाथटब में जाकर धारा के साथ लेट जाता है। धारा के शरीर में इस वक्त कुछ भी नहीं था सिवाय एक पैंटी के। ध्रुवंश धारा की उंगलियों में अपनी उंगली फंसाकर कहता है, कल मेहंदी, संगीत, फिर शादी, फाइनली तुम मेरी बनने वाली हो। बोलते ही वो आगे बढ़कर धारा के माथे पर किस करता है। धारा उसे देखते हुए कहती है, आई लव यू। ध्रुवंश धारा के गाल पर हाथ रखकर उसे एकटक देखने लगता है, फिर एकदम से ही गले लगा लेता है। वहीं दूसरी ओर रोनी बाइक रोकता है। उसे अप्रीता की कार दिखी थी। रोनी जल्दी से उतरकर उसकी कार की ओर जाता है। कार में अप्रीता नहीं थी। ये देखकर रोनी इधर उधर देखता है। कुछ सोचते हुए वो एक ओर बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे अप्रीता दिखती है, जो बिल्कुल चट्टान के ऊपर खड़ी थी। नीचे एक बड़ी सी खाई थी। अप्रीता को ऐसे खड़े देखकर रोनी का दिल डर से बहुत जोर से धड़क उठता है। अप्रीता वहां खड़ी होकर सिर झुकाए रो रही थी। उसके सिसकने की आवाज़ आ रही थी। अप्रीता को अचानक ही किसी के कदमों की आहट महसूस होती है। अप्रीता तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। रोनी बहुत तेज कदमों से उसकी ओर ही आ रहा था। उसे देखकर अप्रीता एकदम से कहती है, रुक जाओ वहीं पर, क्यों आए हो तुम यहाँ? रोनी के कदम अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। अप्रीता इतने साइड में खड़ी थी जिसे देखकर रोनी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रोनी उसे देखकर कहता है, प्रीत इधर आओ। अप्रीता ना में सिर हिलाती है। रोनी एकदम से चिल्लाता है, आई सेड कम हियर। अप्रीता भी चिल्लाती है, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे पास। तुम तो वीना को चाहते हो ना, तो जाओ ना उसी के पास, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं हमेशा जिससे भी प्यार करती हूँ वो पता नहीं क्यों मुझसे छिन जाता है। रोनी का ध्यान तो बस अप्रीता के पैरों पर था। वो एकदम से कहता है, पागल मत बनो, इधर आओ। देखो मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहता, बस तुमसे दूर रहने के लिए मैंने ऐसा कहा था कि मैं वीना को चाहता हूँ। अप्रीता एकदम से कहती है, झूठ झूठ बोल रहे हो तुम हमेशा उसके साथ रहते हो, उससे अच्छे से बातें करते हो, उसके साथ खुश रहते हो, लेकिन मेरे साथ तुम अच्छे से बात तक नहीं करते। रोनी देख पा रहा था कि अप्रीता के पैर धीरे धीरे हिल रहे थे। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। रोनी कहता है, अप्रीता प्लीज़ प्लीज़ इधर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं हमेशा से तुमसे कहना चाहता हूँ, आई लव यू अप्रीता, प्लीज़ मेरे पास आओ। जैसे ही अप्रीता ये सुनती है उसका चेहरा एकदम से खिल उठता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मुझसे ही प्यार करते हो, वीना को नहीं चाहते? रोनी ना में सिर हिलाते हुए कहता है, वो बस मेरी दोस्त है। अप्रीता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, वादा करो तुम आज के बाद मुझसे नहीं रूठोगे, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, मुझे इग्नोर नहीं करोगे। और वो इसके आगे कुछ कहती, रोनी एकदम से चिल्लाता है, तुम वहाँ से बात करो ना प्लीज़, प्लीज़ यहाँ आ जाओ। अप्रीता खुशी से कहती है, मैं आ रही हूँ। बोलते ही वो आगे की ओर जैसे ही जाने वाली होती है, एकदम से उसका पैर फिसल जाता है। अप्रीता खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती और एकदम से पीछे गिर जाती है। ये देखकर रोनी की डर से चीख निकल जाती है, अप्रीता। रोनी के पैर वैसे वहीं पर जम जाते हैं। वो जल्दी से दौड़कर उस ओर बढ़ जाता है। वो अप्रीता को बुलाते हुए जैसे ही वहां पहुंचता है, उसकी नज़र अप्रीता पर जाती है जो एक पेड़ की टहनी पर लटकी हुई थी। रोनी उसे लटके देखकर पहले इधर उधर देखता है, फिर एकदम से ही उसे कुछ ख्याल आता है। वो जल्दी से वहां से जाता है। अप्रीता नीचे खाई को देख रही थी, फिर ऊपर रोनी को देख रही थी। रोनी कुछ वक्त बाद आता है और खुद भी एकदम से ही कूद जाता है। अप्रीता जहाँ लटकी हुई थी, रोनी भी उस डाली को पकड़ लेता है। अब दोनों ही लटक रहे थे। अप्रीता के चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि
क्योंकि वो इन सब चीज़ों से नहीं डरती थी। रोनी अप्रीता के हाथ को पकड़कर अपने कंधे पर रखता है। दोनों हाथ को अपने कंधे पर रखने के बाद वो अप्रीता को कमर से पकड़ लेता है। अप्रीता उससे पूरी तरह से सट जाती है। एकदम से ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अप्रीता कहती है, तुम्हें पता है, मैं फिल्मों में ऐसे हीरो हीरोइन को देखती थी तो सोचती थी कि मैं भी एक बार तुम्हारे साथ ऐसे ही लटकूंगी। क्या मस्त नज़ारा है ना। बोलते हुए वो नीचे खाई को देखती है, जो लग तो बहुत खतरनाक रहा था लेकिन अप्रीता के लिए एक्साइटमेंट वाला नज़ारा था। रोनी अप्रीता को टेंशन से देख रहा था, पर जैसे जैसे वो अप्रीता की बातें सुनता है वो उसे घूर कर देखता है। रोनी उससे कहता है, यहाँ कोई मूवी शूट नहीं हो रही है, अगर गिरे ना तो सीधा ऊपर चले जाएंगे। अप्रीता मुस्कुराते हुए कहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर जाऊंगी तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, और वैसे भी ज़िंदगी जीना है तो तुम्हारे साथ ही जीना है, मरना भी है तो तुम्हारे साथ ही। साथ ज़्यादा दिन जी ना सके तो क्या हुआ, साथ मर तो रहे हैं, मेरे लिए वही बहुत है। रोनी उसे घूरते हुए कहता है, तुम क्या पागल हो। जिसे सुनकर अप्रीता मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तुम्हारे प्यार में। रोनी उसे घूरता है। अप्रीता अब रोनी को कसकर पकड़े हुए कहती है, और एक एडवेंचर फील करना है मुझे, किस, आई वॉन्ट टू फील अ किस। अप्रीता ये बोलते हुए रोनी के होठों को ही देख रही थी। रोनी तुरंत अप्रीता से नजरें हटा लेता है। अप्रीता रोनी की कमर पर अपने पैर लपेट लेती है और उसके कंधे से हाथ हटाकर अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लेती है। इतना करते ही वो रोनी के चेहरे को देखने लगती है। रोनी भी उसके चेहरे को ही देख रहा था। अप्रीता उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं तुमसे बात करके कब से बताना चाह रही थी कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी तुम्हारे लिए उतनी ही तड़पी जितना तुम तड़पे हो, पर मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम ऐसे सुसाइड करने की कोशिश करोगे। बोलते हुए अप्रीता की आंखों में दर्द था। उसे भी बहुत बुरा लगा जब उसने ये जाना। अप्रीता रोनी के माथे को चूमकर कहती है, जो भी हमारे बीच हुआ वो बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ। हाँ, पहले मैंने टास्क की वजह से तुमसे बात करनी शुरू की थी, पर उसके बाद जो हुआ वो बस मेरा प्यार था। मैंने कभी तुम्हें नीचा दिखाने वाला मैसेज नहीं किया और ना ही मैंने तुम्हारे प्यार का मजाक बनाया। अप्रीता की आंखों में सच्चाई थी जो रोनी अच्छे से देख पा रहा था, लेकिन रोनी उस बात से ज़्यादा होटल वाली बात से नाराज था, या ये कहें कि गुस्सा था। रोनी के एक्सप्रेशंस को देखकर अप्रीता कहती है, तुम मुझसे उस होटल वाली बात से नाराज़ होना, लेकिन मैं उस दिन वहाँ रहने वाले इंसान को किस करने के लिए नहीं गई थी। वो तो तुमसे मैं गलती से टकरा गई और हम दोनों गिरे, तो बस एक एक्सीडेंटली किस थी। रोनी बस अप्रीता की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में बस सच्चाई झलक रही थी। अप्रीता मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन अब जो किस होगी वो कोई एक्सीडेंटल वाली किस नहीं होगी। आई लव यू। कहते ही वो तुरंत आगे बढ़कर रोनी के होठों पर अपने होठ रख देती है। अप्रीता के ऐसा करते ही रोनी ने जो टहनी पकड़ी थी वो एकदम से छूट जाती है। अप्रीता की किस ही झटके वाली थी कि रोनी से और नहीं पकड़ा गया। अप्रीता को इस बात से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा कि रोनी ने टहनी छोड़ दी। वो बस रोनी को किस करने में लगी थी। रोनी ने जो पैराशूट लिया था वो तुरंत उसे खोल देता है और अप्रीता को कसकर पकड़ लेता है। अब वो भी रिटर्न किस करने लगता है। दोनों हवाओं में उड़ते हुए एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था। अप्रीता के दोनों हाथ अब रोनी के बालों पर थे और दोनों की आंखें बंद थी। अप्रीता रोनी के बालों को सहला रही थी। रोनी अप्रीता की कमर को बहुत ही कसकर पकड़े हुए था और उसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रहा था। पैराशूट जाकर एक नदी में जाकर रुकता है, पर दोनों का किस करना अब तक नहीं रुकता। रोनी इस वक्त नदी में कंधे तक डूबा हुआ था और अप्रीता खड़ी होती तो उसके होंठ तक पानी आते, लेकिन वो रोनी की कमर पर पैर लपेटे हुए थी। रोनी और अप्रीता उस पानी में भी एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे उनकी प्यास बुझी ही ना हो। रोनी अब अपनी आंखें खोलता है और अप्रीता को लेकर वहां से बाहर निकलने लगता है, लेकिन अब भी वो उसे किस करते जा रहा था। नदी के किनारे पहुंचते ही रोनी अप्रीता को ज़मीन पर लिटा देता है और उसके होंठों को छोड़ देता है। अप्रीता अब अपनी आंखें खोलकर रोनी को देखती है। रोनी अप्रीता को ही देख रहा था। अप्रीता मुस्कुराते हुए कहती है, शादी कर लें। रोनी एकदम से ही अप्रीता को गले लगा लेता है। रात में आव्या इस वक्त सुहानी से बात कर रही थी। सुहानी बहुत ही मायूस आवाज़ में कहती है, मैं तो चाहती हूँ कि उन्हें परिवार मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अकेले रहना पसंद है। बोलते हुए सुहानी उदास हो जाती है। आव्या कुछ सोचती है, फिर उससे कहती है, तुम मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है ना, तो तुम खाना मत खाओ। मेरा मतलब है उससे कहो कि अगर तुमने मेरी बात। आव्या इतना ही कहती है कि सुहानी अपनी मासूम सी आवाज़ में कहती है, मैं उन्हें तुम नहीं कहती, उन्हें मैं आप कहती हूँ। आव्या तुरंत कहती है, अरे हाँ वही, तुम उसे आप करके ही बोलना। उससे कहना अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुहानी फिर से एकदम से कहती है, पर मुझे बहुत भूख लगती है, मैं भूखी नहीं रह सकती। आव्या उसे अच्छे से सिखाते हुए कहती है, हाँ तो सच में भूखे रहने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ, जब वो सो जाए तो तुम चुपके से खा लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आव्या सुहानी को भी अपनी तरह बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। सुहानी आव्या की बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। सब कुछ सुनने के बाद वो कहती है, ठीक है मैं समझ गई। आव्या कहती है, समझ गई ना, और अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरे पास और भी आइडियाज़ हैं।
फिलहाल ये करो, फिर मैं तुम्हें दूसरा वाला समझाऊंगी। सुहानी ओके कहती है। दोनों अब फ़ोन रखते हैं। आव्या फ़ोन ऑफ करके जैसे ही पीछे मुड़ती है उसकी नज़र रुद्र पर जाती है, जो दरवाजे से सटकर अपने हाथ बांधे खड़ा था। आव्या अपने दांत दिखाते हुए कहती है, अरे तुम कब आए? रुद्र आव्या की ओर बढ़ते हुए कहता है, जब तुम किसी को बिगाड़ने का काम कर रही थी बेबी गर्ल। रुद्र आव्या के पास पहुंचता है और अपनी कमर को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। आव्या पूरी तरह से रुद्र से सट जाती है। रुद्र आव्या के बालों को पीछे करते हुए कहता है, बेबी गर्ल, हमने कभी तुम्हारे घर में रोमांटिक नाइट नहीं मनाई है ना? आव्या कहती है, मनाई थी पर आज नहीं मना पाएंगे। रुद्र, मुझे ना बहुत ब्लीडिंग हो रही है। मुझे इतने दिन ब्लीडिंग नहीं होती। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। ऐसा तो तब होता है जब बेबी पैदा होता है, या तो उसका एबॉर्शन। आव्या इसके आगे कुछ कहती, रुद्र उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप करवा देता है। आव्या रुद्र की आंखों में देखती है। रुद्र आव्या की आंखों में देखकर कहता है, कभी कभी ज़्यादा दिन तक हो जाता है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए अवेलेबल हूँ। जैसे ही खत्म होगा मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाऊँगा। आव्या रुद्र को घूरते हुए कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए परेशान हूँ? रुद्र बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है, ऑफकोर्स मैं इतना अच्छा हूँ ये करने में, तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाइड करता हूँ, तो तुम्हारा परेशान होना तो बनता है। आव्या रुद्र को बुरी तरह से घूर रही थी। आव्या कहती है, अपनी बकवास अपने पास रखो, तुम्हें गंदी बातों के अलावा कुछ नहीं आता। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? रुद्र कहता है, क्या कहेगा? किसी को पता नहीं है क्या कि हस्बैंड वाइफ ये सब करते हैं? जब करने से नहीं शर्माना तो बोलने में क्यों शर्माना? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि जब सबको ये पता होता है तो छुपाना क्यों है? तुम तो ये सब कुछ पढ़कर ही तो डॉक्टर बनी हो ना? क्या ये सब छुप छुप कर पढ़ाया जाता था? क्या तुम्हें उस वक्त पढ़ते हुए शर्म नहीं आई थी? आव्या रुद्र को हैरानी से देख रही थी। आव्या एकदम से कहती है, तुम्हें माफिया नहीं लेक्चरर होना चाहिए था। अब लेक्चर बंद करो, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। चलो गोदी में उठाओ मुझे। बोलते हुए आव्या अपना हाथ ऊपर कर लेती है। रुद्र एक नज़र उसे देखता है और उसे गोदी में उठाकर कमरे के अंदर ले जाता है। वो आव्या को बेड पर लिटाता है। तभी आव्या अपने हाथ आगे करके गाना गाती है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। आव्या मुस्कुराते हुए रुद्र आव्या को गले लगाकर लेट जाता है और उसके कान में कहता है, जब जब तुम जन्म लोगी तब तब तुम्हारी मुलाकात मुझसे होगी और तुम हमेशा मेरी ही बनकर रहोगी। आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ हर जन्म में, तुम्हें नहीं झेल सकती, इसीलिए मुझे अलग अलग लड़का चाहिए। वो इतना ही बोलती है कि एकदम से उसकी चीख निकल जाती है। वो रुद्र को देखकर दर्द से कहती है, मैं मजाक कर रही थी, इतना जोर से कौन काटता है? रुद्र आव्या को काटी हुई जगह पर धीरे से किस करता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आव्या भी बदला लेने के लिए रुद्र के सीने पर जोर से काटती है, पर रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। आव्या अपनी काटी हुई जगह को देखती है जहाँ से खून बहने लगा था। ये देखकर आव्या उठने वाली होती है कि तभी रुद्र उससे कहता है, रहने दो, अच्छा लग रहा है मुझे। आव्या आप कुछ नहीं कहती। दूसरी ओर द्रांश सुहानी के लिए खाना लेकर आता है। वो उसके पास बैठता है। सुहानी खाना देखते ही जल्दी से कहती है, मुझे नहीं खाना, जब तक आप वहाँ रहने के लिए रेडी नहीं होते मैं खाना नहीं खाऊंगी। बोलते ही सुहानी मुंह फेर लेती है। द्रांश सुहानी को कुछ पल देखता है, फिर खाना लेकर वापस चला जाता है। सुहानी उसे देखकर मन ही मन कहती है, ये क्या, इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं मनाया, कितना अच्छा खाना बना है, कहीं इन्होंने फेंक दिया तो? सोचते हुए सुहानी परेशान हो जाती है। कुछ पल में द्रांश वापस आता है और सीधे बेड पर लेट जाता है। सुहानी उसे देखते हुए कहती है, आप चाहते हैं कि मैं भूखी मर जाऊं? द्रांश बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहता है, चॉइस तुम्हारी थी, मैंने खाना खाने के लिए मना थोड़ी किया है। सुहानी मुंह फुलाए द्रांश को पीट करके लेट जाती है। अब वो मन ही मन कहती है, प्लान तो चालू होने से पहले ही खत्म हो गया, बहुत भूख भी लगी है, अब मैं क्या करूं? सुहानी अफसोस से अपने पेट पर हाथ रख लेती है। सुहानी को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। उसके पेट से आवाज़ें भी आने लगी थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। वो अभी तक नहीं गई क्योंकि द्रांश बहुत लेट तक आंखें खोलकर लेटा हुआ था। सुहानी अब पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी नज़र सोते हुए द्रांश पर जाती है। वो जैसे ही द्रांश को सोते हुए देखती है, सुहानी राहत की सांस लेती है। वो जल्दी से बैठ के उठकर कमरे से निकल जाती है। उसे अब इतनी तेज़ भूख लगी थी जैसे वो खाने के साथ प्लेट्स भी खा जाएगी। सुहानी किचन में जाकर खाना देखती है। पूरे बर्तन खाली थे, एक भी खाना उसे नहीं मिल रहा था। सुहानी हर जगह खाने को खोज रही थी। वो फ्रिज खोलती है तो उसे वही खाना दिखता है जो द्रांश कमरे में लेकर गया था। द्रांश ने उसे फ्रिज में रख दिया था। सुहानी जल्दी से प्लेट निकालती है और बहुत ही जल्दी जल्दी खाने लगती है। वो बस अपने मुंह में खाना ठूसे ही जा रही थी। वो खा ही रही थी कि अचानक से वो खांसने लगती है। एक हाथ उसकी ओर पानी बढ़ाता है। सुहानी जल्दी से पानी लेकर पीती है। पीते हुए एकदम से उसे कुछ महसूस होता है। वो सिर उठाकर देखती है, द्रांश उसके पास ही खड़ा था और उसे ही देख रहा था। सुहानी जैसे ही उसे देखती है, उसके हाथ से ग्लास छूटकर गिर जाता है। ग्लास स्टील का था, इस वजह से वो बहुत जोर से बस आवाज़ करता है, टूटता नहीं है। द्रांश सुहानी के चेहरे को देखता है जो बिल्कुल पसीना पसीना हो चुका था। द्रांश एकदम से ही सुहानी की कमर को पकड़कर उठाकर स्लैब पर बिठा देता है। सुहानी अपनी नज़रें झुका लेती है। द्रांश सुहानी के पैरों के बीच खड़ा हो जाता है
है और सुहानी की चिन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करता है। सुहानी अपनी मासूम आंखों से द्रांश को देखती है। द्रांश उसकी आंखों में ही एकटक देख रहा था। द्रांश सुहानी के गाल पर हाथ रखता है और उससे कहता है, तुम तो खाना नहीं खाने वाली थी। सुहानी एकदम से ही रोने लगती है। उसके आंसू टप टप करके गिरने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है और आपने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि मैं खाना खा लूँ। द्रांश सुहानी के आंसुओं को पोंछता है और उससे कहता है, जो चीज़ तुमसे होती नहीं है वो तुम करती क्यों हो। बोलते हुए द्रांश अपने हाथ उसके गाल से हटाकर धोता है, फिर प्लेट उठाकर सुहानी को खिलाने लगता है। सुहानी द्रांश के हाथों से खाना खाने लगती है। द्रांश बस एकटक सुहानी को खाना खाते हुए देख रहा था। सुहानी कुछ सोचती है, पर एकदम से द्रांश का हाथ पकड़कर कहती है, आपने खाया। द्रांश कोई जवाब नहीं देता। सुहानी समझ जाती है कि उसकी वजह से द्रांश भी भूखा रह गया था। ये सोचकर उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है। सुहानी अब खुद भी द्रांश को खिलाती है। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हुए खाना खत्म कर देते हैं। द्रांश अपने हाथ धोता है, उसी के साथ सुहानी के भी छोटे हाथों को धो देता है। सुहानी अब भी स्लैब पर बैठी और द्रांश भी उसी तरह से खड़ा था। अब द्रांश अपने दोनों हाथों से सुहानी के चेहरे को पकड़ लेता है। सुहानी अब उसकी आंखों में देखती है। द्रांश उसकी आंखों में देखकर कहता है, भूखे मत रहा करो, तुम्हारे साथ साथ हमारे बच्चे को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम ही भूखी रहोगी तो उसे दूध कैसे मिलेगा। सुहानी बहुत धीरे से कहती है, सॉरी। द्रांश अब सुहानी को गोदी में उठा लेता है। सुहानी द्रांश को हक कर लेती है और अपनी चिन उसके कंधे पर रख लेती है। उसके दोनों पैर द्रांश की कमर पर लिपटे हुए थे। द्रांश सुहानी को बेड पर लिटा देता है। सुहानी के लेटते ही सुहांश उठ जाता है। वो अपनी आंखें खोलकर सुहानी को देखने लगता है। सुहानी को तुरंत समझ आ जाता है कि सुहांश को भी भूख लगी है, इसीलिए वो उसे दूध पिलाती है। द्रांश भी अब दोनों के पास लेट जाता है। सुहानी सुहांश को देखती है, फिर द्रांश को। उसका खाना ना खाना दोनों पर भी प्रभाव करता है। ये जानकर सुहानी को समझ आ जाता है कि वो कभी भी अब भूखी नहीं रह सकती। अगली सुबह सुबह आव्या सुहानी को कॉल करती है, ये जानने के लिए कि प्लान सक्सेसफुल हुआ या नहीं, पर उसे पता चलता है कि द्रांश ने उसके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। आव्या गहरी सांस लेकर कहती है, ओके कोई बात नहीं, हम दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छे से सुनना, ठीक है। सुहानी हाँ कहती है। आव्या कहती है, एक काम करो, तुम एक बहुत ज़्यादा हॉट ड्रेस पहनना, ठीक है, और द्रांश को सिड्यूस करना, और वो जब बहुत ज़्यादा सिड्यूस हो जाए तो उससे दूर होकर कहना कि अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो तुम आगे नहीं बढ़ोगी। ये सुनकर तो सुहानी पहले ही शर्मा जाती है, क्योंकि आज तक ना उसने कोई हॉट ड्रेस पहनी थी और ना ही उसने द्रांश को कभी सिड्यूस किया था। आव्या खुश होकर कहती है, इस बार देखना वो ज़रूर मानेगा। सुहानी के तो मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आव्या उससे कहती है, ओके बाय, आज मेहंदी की रस्म है तो मुझे जाना पड़ेगा। सुहानी बाय कहती है तो आव्या कॉल कट कर देती है। वो कॉल कट करके नीचे चली जाती है। धारा की मेहंदी की रस्म की तैयारियों में वक्त लग जाता है। करीब 11 बजे से मेहंदी की रस्म शुरू होती है। धारा के हाथ पैर पर लड़कियां मेहंदी लगा रही थी। बाकी सब भी लगा रहे थे, क्योंकि मेहंदी चीज़ ही ऐसी है, लड़कियां बिना लगाए रह ही नहीं सकती थी। मेहंदी की रस्म करीब 4 बजे खत्म होती है। घर में लोगों की कम संख्या थोड़ी थी। प्रन्या ने बस अपने हाथों में मेहंदी नहीं रचाई थी, क्योंकि उसे बार बार अपनी बेटी अवन्या को दूध पिलाना पड़ता था। शाम के वक्त संगीत की रस्म होती है और फिर अगले दिन शादी। आज दूसरा दिन था और शादी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। प्रन्या कमरे में थी। उसके पूरे बेड पर कपड़े फैले हुए थे। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो शादी में क्या पहने। एक तो काव्या ने उसे दिया था, एक तो अनन्या ने उसे दिया था, एक दिया ने उसे भेजा था और एक अव्यान ने उसे दिया। उसे चारों में से एक पहनना था, लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि चारों ही कपड़े बहुत ही खूबसूरत थे। वो कोई एक चूज़ ही नहीं कर पा रही थी। प्रन्या कुछ सोचते हुए चारों ड्रेसेस को लाइन में रखती है और उनके सामने खड़ी होकर कहती है, अक्कड़ बक्कड़ करती हूँ, जो आएगा वही पहनूंगी। कहते ही वो वही करने लगती है जो उसने कहा था। प्रन्या के अक्कड़ बक्कड़ करने के बाद उसे एक ड्रेस सिलेक्ट होती है जो काव्या ने उसे दी थी। वो ड्रेस की ओर उंगली करके कहती है, हाँ ये वाला। तभी उसे अव्यान पीछे से हक कर लेता है और उसकी उंगली को अपनी ड्रेस की ओर करते हुए कहता है, ये पहनो, क्योंकि उसमें तुम बहुत कंफर्टेबल रहोगी, एंजल को दूध भी पिला पाओगी, इसीलिए मैंने ऐसा ड्रेस लिया है। प्रन्या उस ड्रेस को देखती है। नो डाउट वो बहुत कंफर्टेबल था, फिर भी प्रन्या सोच में पड़ जाती है। अव्यान उसे इतना सोचता हुआ देखकर उसके कंधे पर धीरे से किस करता है और कहता है, या तो ये पहनो या तो कुछ भी मत पहनो और कमरे में मेरे साथ रहो। प्रन्या हैरान सी होकर उसे मुड़कर देखती है। वो अव्यान से दूर होकर कहती है, गंदे इंसान छोड़िए, मैं यही पहनती हूँ, कमरे में रहने से अच्छा मैं यही पहन लूंगी। कहते हुए वो ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। अव्यान अब अवन्या को देखता है जो अपने हाथों से खेल रही थी। वो अपने में ही मग्न थी। अव्यान उसके पास जाकर लेट जाता है। वो अपनी कोहनी से चेहरा टिकाए अवन्या को देखता है और धीरे से कहता है, मेरी एंजल अकेले अकेले खेल रही है। अवन्या की नज़र अव्यान पर जाती है। अव्यान उसे हल्का मुस्कुराते हुए देखकर कहता है,
एंजल, एक बात बोलूं? अवन्या उसे चुपचाप देख रही थी क्योंकि वो जवाब भी तो नहीं दे सकती थी। अव्यान उससे कहता है, क्यों ना हम तुम्हारे लिए और एक एंजल लेकर आएं, तुम्हें कंपनी मिल जाएगी। अवन्या अपनी टिमटिमाती आंखों से अव्यान को देखती रहती है। उसे अव्यान की बात समझ आ रही थी। वो अपनी उंगली को मुंह में लेकर अव्यान को घूरने लगती है। अव्यान ये देखकर कहता है, अच्छा आइडिया है ना, मैं अभी तैयारी करने जाता हूँ। इतना कहते हुए अव्यान बेड से उठने लगता है। अव्यान को वहाँ से जाते हुए देखकर अवन्या एकदम से ही रोने लगती है। अब वो रोने के अलावा कुछ बोल भी तो नहीं पाती थी। वो अव्यान को दूसरे बेबी के लिए रोकने के लिए रोने लगती है। अव्यान उसकी हरकत देखकर मुस्कुराता है। तब तक प्रज्ञा भी कपड़े पहनकर बाहर आती है। प्रज्ञा दोनों के पास आते हुए कहती है, आप उसे रुला क्यों रहे हैं? अव्यान प्रज्ञा को पीछे से पकड़कर अवन्या के पास जाता है और प्रज्ञा के कंधे पर चिन रखकर कहता है, मैं बस इसे ये कह रहा था कि हम दोनों एक और एंजल लेकर आते हैं जो इसे कंपनी देगी। अवन्या अब और जोर से रोने लगती है। प्रज्ञा ये देखकर मुस्कुराती है। वो एकदम से अव्यान से खुद को छुड़ाकर कहती है, इन्हें समझ भी आ रहा है इसका मतलब, इन्हें और भाई बहन नहीं चाहिए। कहते हुए वो अवन्या के पास बैठ जाती है। अवन्या अपने हाथों को हिलाते हुए रोने लगती है। इसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो प्रज्ञा को बुला रही है। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए अवन्या को गोद में उठा लेती है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, अच्छा नहीं लाएंगे, आप अकेली ही रहना, ठीक है, हम किसी और को नहीं ला रहे। अवन्या ये सुनकर चुप हो जाती है, पर अब अव्यान को घूर कर देखने लगती है क्योंकि उसके पापा का भरोसा नहीं, कहीं वो उसकी माँ को बहला फुसला ना ले। अव्यान धीरे से मुस्कुराता है और खुद भी रेडी होने के लिए चला जाता है। रात का वक्त था। मंडप पर ध्रुवंश शेरवानी में बैठा हुआ था। वो पूरी तरह से दूल्हे वाले गेटअप में था। वहीं धारा अकेली कमरे में बैठी हुई थी और सामने अपने आप को आईने में देख रही थी। दुल्हन के रूप में वो कभी इस तरह सजेगी उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। धारा के होठों पर मुस्कुराहट थी। वो अपने आप को देख ही रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। धारा फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो। उसके हेलो बोलते ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। बच्चे की आवाज़ सुनकर धारा का दिल एक एहसास के साथ धड़कने लगता है। बच्चे की आवाज़ के बाद एक आवाज़ उसे सुनाई देती है, अगर तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए तो चुपचाप शादी छोड़कर आ जाओ। धारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो कांपती आवाज़ में कहती है, बच्चा? मेरा बच्चा? वो इतना ही बोलती है कि उसे याद आता है कि उसने कभी अपने मरे हुए बच्चे को नहीं देखा था, पर कायरा ने तो उससे कहा था कि उसका बच्चा मर चुका है। धारा कहती है, तुम कौन हो तुम? मेरा बच्चा मर चुका है। तुम बस ध्रुवंश से अलग करने के लिए ये सब कर रहे हो ना? उधर से सख्ती भरी आवाज़ आती है, अगर बच्चा चाहिए तो 1 घंटे में एक एड्रेस पर पहुंचो। नहीं पहुंची तो पहले तो ये बच्चा नहीं मरा था, लेकिन अब ज़रूर मरेगा। और हाँ, किसी को कुछ बताने की कोशिश भी मत करना, मेरे आदमियों की नज़र है। इतना बोलते ही उधर से कॉल कट होता है। धारा घबराते हुए हेलो हेलो करती है, पर अब तक कॉल कट हो चुका था। धारा की आंखों से एकदम से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद से कहती है, मेरा बच्चा तो मर चुका था, लेकिन अगर वो मरा नहीं था तो। धारा पूरी तरह से सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करे। उधर ध्रुवंश धारा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए बहुत खुश था, और यहाँ धारा एक जाल में फंस चुकी थी। धारा इस वक्त दुल्हन के जोड़े में रास्ते पर भाग रही थी। उसे इस वक्त उन पलों की याद आ रही थी जब वो होश में नहीं थी, पर फिर भी ध्रुवंश का बच्चा उसके पेट में पल रहा था। एक ध्रुवंश का बच्चा ही था जिसकी वजह से धारा इतने दिनों तक जिंदा रही, वरना ये शायद ही बच पाती। जिस तरह उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर धारा का दिल धड़का था, उससे उसे समझ आ चुका था कि हो ना हो ये उसका ही बच्चा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक माँ अपने बच्चे को ना पहचाने। धारा को जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना था जहां उसे बुलाया गया था। वो बिना अपनी हालत देखे बस भागते जा रही थी। वहीं इधर मंडप पर ध्रुवंश उस कमरे की ओर देख रहा था जहां धारा को रखा गया था। अंदर से दरवाज़ा बंद था और श्रेष्ठा दरवाज़ा खटखटाते हुए उसे बुला रही थी, धारा धारा, मुहूर्त का समय हो गया है, बाहर आओ। सभी ये देखकर थोड़े हैरान होकर कमरे को देखते हैं। ध्रुवंश का दिल भी अब धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे धारा उसे फिर से दूर जा रही है, उसे धोखा दे रही है। पहली बार तो ध्रुवंश ने उसका धोखा बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब अगर इस बार गलती से भी धारा ने धोखा दिया तो वो कभी जिंदगी में उसे माफ़ नहीं कर सकता था। बहुत देर तक जब धारा दरवाज़ा नहीं खोलती तो ध्रुवंश खुद अपनी जगह से उठ जाता है। सभी लोग हैरान और परेशान थे। कुछ लोग बातें बना रहे थे क्योंकि दुल्हन के भागने के आए दिन खबरें आती रहती थी, तो सभी को थोड़ा थोड़ा यही लगने लगा कि दुल्हन भाग गई है। ध्रुवंश दरवाजे के पास जाकर खटखटाते हुए बुलाता है, सीठार दरवाज़ा खोलो, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, फिर जो होगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। दरवाज़ा अब भी नहीं खुलता। ध्रुवंश के सिर पर गुस्सा चढ़ रहा था। वो एकदम से ही दरवाजे पर पंच मारने वाला था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और सामने उसे दुल्हन की गेटअप में धारा दिखती है, जो अपने चेहरे को घूंघट से ढके हुए थी। ध्रुवंश धारा को देखते ही झटके से उसे गले लगा लेता है। घूंघट के पीछे छिपा चेहरा धारा का नहीं बल्कि मायरा का था।
ध्रुवंश के गले लगाने से मायरा का दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क उठता है, पर ध्रुवंश को बहुत अजीब लगता है। वो धारा को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता था। आज वो जिसे गले लगाए हुआ था उससे उसे बहुत अलग एहसास महसूस हो रहा था। ध्रुवंश एक झटके से मायरा से अलग होता है और उसे देखने के लिए जैसे एक घूंघट उठाने वाला होता है। पंडित जी बुलाते हैं, जजमान मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, दूल्हा दुल्हन को ले आइए। शीर्षा ये सुनते ही दोनों से कहती है, अंश चलो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। जल्दबाजी में ध्रुवंश ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और मायरा का हाथ पकड़कर उसे मंडप पर लेकर चला जाता है। ध्रुवंश और मायरा मंडप पर बैठ जाते हैं। मायरा के दिमाग में इस वक्त एक ख्याल आता है जब वो धारा से मिली थी। धारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो देख पा रही थी कि चारों तरफ उसके लोग अलग अलग गेटअप में हैं जो धारा पर ही नजर रखे थे। धारा के पास यहाँ से जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, पर वो ध्रुवंश को धोखा भी नहीं देना चाहती थी। इसी उधेड़बुन में वो खिड़की से कूद तो जाती है, कूदकर वो भाग ही रही थी। वो झटके से मायरा से टकरा जाती है। मायरा को देखते ही धारा को एक आस दिखती है। वो सबकी नज़रों से छिपाते हुए मायरा को एक कोने में लेकर जाती है और उससे कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। मायरा जब ये सुनती है कि धारा मुसीबत में फंसी है तो वो तुरंत कहती है, मैम आप शांत हो जाइए, आप पहले बताइए कि हुआ क्या है। धारा उससे कहती है, वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। अगर मैं उनके पास नहीं गई तो मेरे बच्चे को मार देंगे। प्लीज़ तुम मेरी जगह मंडप पे बैठ जाओ, क्योंकि अगर मैं गायब हुई तो ध्रुवंश मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा, और अगर वो मुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचा तो वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। बोलते हुए धारा रोने लगती है। मायरा पूछती है, कौन है वो लोग? आप अभी बताइए, मैं सबको अलर्ट करती हूँ। धारा डरते हुए कहती है, प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना, उन्होंने मना किया है, तुम बस मंडप पर बैठ जाओ, मैं वक्त पर मेरे बच्चे को लेकर आ जाऊँगी। प्लीज़ मेरी बात समझो। धारा का वक्त निकलता जा रहा था। वो मायरा को इतना बोलकर चली जाती है कि वो वक्त पर आ जाएगी। वहीं मायरा सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि मायरा का तो काम ही था खतरों से खेलना। मायरा अपना फ़ोन उठाकर किसी को कुछ कहने वाली होती है कि तभी उससे कुछ लोग दिखते हैं जो बातें कर रहे थे। लड़की यहाँ से निकल गई है, हमारा काम हो गया, पर फिर भी नज़र रखना पड़ेगी। अगर उसने किसी को कॉल करके बताया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मायरा मंडप पर बैठी हुई ये सब सोच ही रही थी, तभी पंडित जी उसे ध्रुवंश के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखने को कहते हैं। मायरा ध्रुवंश के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और चारों ओर उन लोगों को देखने लगती है। वो सब लोग मायरा को मंडप में देखकर हैरान थे। उन्हें उधर से पता चलता है कि धारा जा चुकी है, फिर मंडप पर बैठी लड़की कौन है? अब उन्हें ये पता लगता है कि धारा के जाने का किसी लड़की ने फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि ध्रुवंश को चाहने वाले कम थोड़ी थे। हर कोई उसकी ज़िंदगी में आना चाहता था। ऐसा था ध्रुवंश, उसके पास पावर भी था, उसकी पर्सनैलिटी और नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। कुछ पूजा करने के बाद ध्रुवंश और मायरा फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। पंडित जी के मंत्र के साथ दोनों फेरे लेने लगते हैं। वहीं धारा उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां उसे बुलाया गया था। धारा को उस कमरे में बच्चे के रोने की आवाज़ बहुत ही तेज़ी से सुनाई दे रही थी। वो ऊपर देखती है जहाँ बच्चे को एक टोकरी में लटका कर रखा गया था। वो टोकरी बहुत सारे बलून्स के सहारे हवा में थी। धारा बलून्स को फोड़ तो सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके बच्चे को चोट लगी तो वो क्या करेगी। जैसे जैसे बच्चा रो रहा था, धारा की बेचैनी बढ़ते जा रही थी। वो धीरे से अपनी आंखें बंद करती है और श्रेष्ठा की बातों को याद करने लगती है। श्रेष्ठा ने उसे काफ़ी कुछ तो सिखाया था ताकि वो खुद की सेफ्टी कर सके। श्रेष्ठा ने उसे निशाना लगाना भी सिखाया हुआ था, वो भी अपने सिर पर एप्पल रखकर। जब श्रेष्ठा ने अपने सिर पर एप्पल रखा तो धारा बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उस वक्त श्रेष्ठा ने उससे कहा था, धारा तुम्हें अपने इसी डर को भगाना है, तुम बस अपने निशाने पर फोकस करो, मुझे चोट लगेगी नहीं लगेगी वो तुम मत देखो। धारा को अब भी डर लग रहा था। वो उससे बोली थी, लेकिन आंटी गलती से अगर आपके कहीं भी लग गया तो? श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम कोशिश तो करो। धारा के तो हाथ कांपने लगे थे। उस वक्त ध्रुवंश ने पीछे से आकर उसके हाथ को पकड़ा था और उसने कहा था, स्वीट हार्ट, मेरी मॉम खतरों की खिलाड़ी है, उसे चोट नहीं लगती, देखना चाहोगी? इतना बोलते ही ध्रुवंश ने श्रेष्ठा की नाक पर निशाना लगाया था। वो श्रेष्ठा ने उसे झट से पकड़ लिया था। धारा ये देखकर हैरान थी। वहीं श्रेष्ठा ध्रुवंश की ओर घूरते हुए कहती है, मैं खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। मैं उसे इसीलिए नहीं बता रही थी कि वो अपने मन के डर को जीते, लेकिन तुम्हें तो अपनी डरी सहमी स्वीट हार्ट ही चाहिए। भाड़ में जाओ, मैं अब कुछ नहीं सिखाने वाली। धारा अपनी आंखें खोलती है और अपने लहंगे का पिन निकालकर उसे अच्छे से निशाना लगाते हुए गुब्बारों को फोड़ने की कोशिश करती है। पिन से निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हल्की थी। धारा को नीचे कुछ पंख दिखते हैं। वो जल्दी से अब उनको उठाकर पिन पर बांधती है, जिससे अब निशाना लगाना बहुत आसान हो चुका था। धारा निशाना लगाती है और उससे लग भी जाता है। उसका बच्चा अब बलूनों की घटती मात्रा की वजह से नीचे आने लगा था। आखिर में जब 3 बलून बचते हैं तो बच्चा धीरे धीरे नीचे आने लगता है। धारा जल्दी से दौड़कर जाती है और बच्चे को पकड़कर उस टोकरी से निकाल लेती है। वो बच्चा बहुत जोरों से रो रहा था। ये वही बच्चा था जिसे धारा ने जन्मा था। धारा जैसे उसके चेहरे को देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसके कान में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, तुम्हारे बच्चे को मैंने मार दिया, तुम्हारा बच्चा मर चुका है। धारा कहती है,
मेरा बच्चा। बोलते हुए वो एकदम से अपने बच्चे के पूरे चेहरे को चूमने लगती है। धारा बच्चे के नाक, गाल, माथे, हर जगह बस चूमे जा रही थी, किसी पागल की तरह। एक माँ अपने बच्चे के लिए पागल ही होती है। पूरे चेहरे को चूमने के बाद धारा उसे अपनी सीने से लगाकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसने अपने बच्चे को खो दिया था। धारा ने आज से पहले कभी भी अपने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। उसने अपने बच्चे को देखा जरूर था, लेकिन कभी भी वो उसे अपनी गोद में ना ले सकी, ना ही उसने कभी उसे अपना दूध पिलाया था। वो जब कायरा की कैद में थी तब उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड होता था, क्योंकि कायरा ने उसे ऐसा इंजेक्शन दिया करती थी कि धारा कुछ कर ही ना पाए। इस वक्त धारा और उसका बच्चा दोनों ही रो रहे थे। वो बहुत मुश्किल से अपने दर्द को संभालती है। धारा वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि आज उसका सारा दर्द खत्म हो चुका था। वो अपने बच्चे में इस कदर खो चुकी थी कि उसे ये तक याद नहीं रहा कि आज उसकी शादी है और उसे वहाँ वक्त से पहुँचना है। अगर वो वहाँ वक्त से ना पहुँची तो ध्रुवंश किसी और का हो जाएगा। माँ ऐसी ही तो होती है, जिसे अपने बच्चे के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता। इस वक्त सिर्फ उसका बच्चा था जो उसे सुकून दे रहा था। वहीं उधर ध्रुवंश और मायरा के फेरे हो चुके थे। दोनों फिर से अपनी जगह पर बैठ चुके थे। तभी पंडित जी कहते हैं, दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। ध्रुवंश मंगलसूत्र लेकर मायरा की ओर झुककर उसे मंगलसूत्र पहनाने लगता है। ध्रुवंश मायरा के गले में मंगलसूत्र बांध ही रहा था। मायरा को सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत लगता है। वो एकदम से कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से कहती है, बॉस प्लीज़ डोंट डू दिस। ध्रुवंश जैसे ही मायरा की आवाज़ सुनता है, उसके हाथ एकदम से रुक जाते हैं। वह हैरान होकर मायरा को देखता है। मायरा धीरे से कहती है, बॉस कोई रिएक्ट मत कीजिए, अगर आपने कुछ रिएक्ट किया तो मैम की जान जा सकती है। ध्रुवंश और ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके हाथ से मंगलसूत्र गिर जाता है। मायरा फिर से कहती है, मैम मुसीबत में फंसी हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ बैठने को कहा है। ध्रुवंश गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। वहीं ध्रुवंश के रुकने से सब परिवार उसे असमंजस से देख रहे थे। फिर से पंडित जी की आवाज़ आती है, दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। ध्रुवंश एकदम से उठकर मायरा का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कमरे की ओर लेकर जाता है। पूरा परिवार एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। श्रेष्ठा जल्दी से उसके पास जाकर कहती है, अंश क्या हुआ? ध्रुवंश इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो अपने गुस्से आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, माँ हम अभी आते हैं। बोलते हुए वो मायरा को खींचते हुए लेकर जाता है। ध्रुवंश मायरा को कमरे में ले जाकर जोर से दरवाज़ा बंद करता है। पूरा परिवार दरवाजे की देखता है। साथ ही मेहमानों की भी नज़र उस दरवाजे पर ही थी। अंदर ध्रुवंश मायरा के हाथ को झटके से छोड़कर उसके घूंघट को निकालकर फेंक देता है। मायरा की नज़रें झुकी हुई थी। मायरा के हाथ में ध्रुवंश के हाथ के निशान दिख रहे थे, क्योंकि ध्रुवंश ने उसे कसकर पकड़ा था। ध्रुवंश मायरा के कंधे को कसकर पकड़े हुए उस पर चिल्लाता है, अगर धारा की जान खतरे में है तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मेरे साथ फेरे लेकर टाइम पास क्यों कर रही थी? मायरा चुप थी। उसका अभी बोलना ध्रुवंश को और ज़्यादा गुस्सा दिला सकता था। ध्रुवंश ने उसे बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। मायरा को दर्द तो हो रहा था, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। मायरा के चुप रहने से ध्रुवंश उस पर बहुत ही जोर से चिल्लाता है, बोलो। मायरा कहती है, बॉस हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको मैम और आपके बच्चे को बचाना चाहिए। बच्चा वर्ड सुनते ही ध्रुवंश की पकड़ मायरा के कंधे पर ढीली हो जाती है। मायरा उसी तरह से सिर झुकाए कहती है, मैंने सबको अलर्ट कर दिया है। यहाँ शादी में बहुत से लोग हैं जो नज़र रख रहे थे, इसीलिए मुझे आपके साथ फेरे लेने पड़े, बट अब सब पकड़े जा चुके हैं। बॉस मैंने आपसे ही सीखा है कि जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। मैं आपको तभी सब कुछ बता सकती थी, लेकिन इससे मैम की जान को खतरा हो सकता था। ध्रुवंश को अब भी सदमे में था, ये सुनकर कि उसका कोई बच्चा भी है जिसके बारे में उसे ही नहीं पता। वो बहुत ही धीरे से कहता है, बच्चा? मायरा एकदम से कहती है, यस बॉस, मैम ने खुद कहा कि उसके बच्चे की जान खतरे में है। ध्रुवंश ये सुनकर जल्दी से कमरे से निकल जाता है। बाहर पूरा परिवार परेशान था। ध्रुवंश सीधे दौड़कर वहाँ से निकल जाता है। काव्या जब ध्रुवंश को बाहर जाते हुए देखती है तो कहती है, इसे हुआ क्या है? शादी छोड़कर कहाँ जा रहा है? उधर धारा बच्चे को गोद में लिए भाग रही थी। उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ध्रुवंश को सब पता लग चुका है और वो यहीं आ रहा है। धारा के पैर एकदम खाली थे। धारा दौड़ ही रही थी, तभी अचानक पीछे से कोई मोटा सा लकड़ी उसके पैरों पर फेंकता है। धारा जोर से जमीन पर गिरती है। वहीं उसका बच्चा भी उसकी पकड़ से छूटकर दूर जा गिरता है। ये अच्छा था कि वो बच्चा जमी हुई घास पर गिरा था, इसीलिए उसे कोई चोट नहीं आई, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। धारा के सिर से हल्का खून बहने लगता है। वहीं उसका बच्चा बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ एक जीप आकर रुकती है। वो सब जैसे ही जीप देखते हैं डर से भाग जाते हैं। जीप में ध्रुवंश था। ध्रुवंश जीप से उतरकर उन लोगों को देखता है जो बहुत तेज़ी से भागकर दूर जा चुके थे। ध्रुवंश अब उन सबकी नज़रें हटाकर धारा के पास जाता है। ध्रुवंश धारा को उठाता है। धारा इस वक्त दुल्हन के जोड़े में थी। ध्रुवंश उसे उठाकर उसके माथे को देखता है जिससे खून बह रहा था। ध्रुवंश जल्दी से
से रुमाल निकालकर धारा के माथे के खून को पोंछते हुए बहुत गुस्से में कहता है, हर बार तुम ऐसी हरकतें करती हो जिससे मेरा खून खौल उठता है। कभी सोचती नहीं हो कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है तुम्हें। धारा दर्द से ध्रुवंश को देख रही थी। धारा एकदम से कहती है, ध्रुवंश, हमारा बच्चा, मैं हमारे बच्चे को खोने से डर गई थी। बोलते हुए धारा अपने बच्चे की ओर देखती है। ध्रुवंश अब भी धारा को गुस्से से देख रहा था। कुछ पल बाद वो अपनी नजरें घुमाता है तो उसे अपना बच्चा दिखता है जो बैठकर रो रहा था। वो 1 साल का हो चुका था, इसीलिए आराम से बैठ सकता था। ध्रुवंश का जितना गुस्सा था वो बच्चे को देखते ही खत्म सा हो जाता है। वो किसी मोम की तरह पिघल जाता है। ध्रुवंश अपनी जगह से उठता है और उस बच्चे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ध्रुवंश के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो बस एकटक अपने बच्चे को रोते हुए देख रहा था। बहुत देर तक वो अपने बच्चे को देखते रहता है, फिर झुककर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ध्रुवंश की गोद में उठाते ही वो बच्चा बिल्कुल चुप हो जाता है। वो चुपचाप अब ध्रुवंश को देखने लगता है। ध्रुवंश की नज़र अचानक ही बच्चे के कान के पास जाती है। बच्चे के कान के पास एक काला तिल था, जैसे ध्रुवंश के कान के पास था। वहीं उसकी आंखें नीली थीं, बिल्कुल श्रेष्ठा की तरह। बच्चे का जो भी था वो ध्रुवंश और श्रेष्ठा पर गया था। सारे गुणों को देखते हुए ध्रुवंश को उसके माथे को चूम लेता है। धारा वहीं जमीन पर बैठी हुई नम आंखों से दोनों को देख रही थी। ध्रुवंश अब जाकर धारा की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। धारा उसके हाथ को थामकर उठकर खड़ी हो जाती है। धारा को सहारा देते हुए ध्रुवंश धारा को जीप में बिठाता है और बच्चे को दे देता है। धारा फिर एक बार जल्दी से अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। उसका ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे पर था। ध्रुवंश एक नज़र धारा और बच्चे को देखता है और जीप स्टार्ट करता है। करीब आधे घंटे बाद फैमिली में अब तक सबको सब कुछ पता चल चुका था, इसीलिए सब बहुत बेसब्री से ध्रुवंश और धारा का ही इंतजार कर रहे थे। ध्रुवंश की जीप रुकती है। ध्रुवंश जीप से उतरता है और धारा को भी उतारता है। धारा की गोद में बच्चे को देखकर श्रेष्ठा एकदम से इमोशनल हो जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथ को कसकर पकड़ लेता है और उसे इशारा करता है। श्रेष्ठा जल्दी से आगे बढ़कर धारा से कहती है, दो, मैं बच्चे को गोदी लेती हूँ। धारा एकदम से ही बच्चे को छुपाने लगती है। धारा को अब ऐसा लग रहा था कि अगर उसने किसी को भी अपना बच्चा दिया तो फिर से उससे दूर हो जाएगा। वो बच्चे को छुपाते हुए कहती है, नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरा बच्चा है। श्रेष्ठा के साथ सभी शौक थे। ध्रुवंश भी उसे देखकर हैरान हो रहा था। श्रेष्ठा पल भर में ही समझ जाती है कि धारा को क्या हुआ है। वो ध्रुवंश से कहती है, शादी करोगे या पोस्टपोन कर दें। ध्रुवंश धारा को देखता है जो बस अपने बच्चे में ही मगन थी। ध्रुवंश गहरी सांस लेकर धारा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ मंडप पर बैठाता है। ध्रुवंश सामने देखकर कहता है, पंडित जी, फिर से शादी की रस्में शुरू कीजिए। ध्रुवंश के बोलते ही पंडित जी फिर से पूजा शुरू करते हैं। ध्रुवंश और धारा अपने बच्चे के साथ ही फेरे लेते हैं। 7 जन्मों की कस्में खाने के बाद वो दोनों फिर से उठ जाते हैं। ध्रुवंश धारा को मंगलसूत्र पहनाता है। बच्चा धारा के मंगलसूत्र को पकड़कर खेलने लगता है। धारा तो बस अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। ध्रुवंश अब सिंदूर लेता है और धारा के चेहरे को पकड़कर अपनी ओर कर लेता है। धारा की नज़र अब ध्रुवंश की नज़रों से टकरा जाती है। ध्रुवंश धारा की आंखों में देखकर कहता है, मोहरे पर मोहरा, मोहरे पर तुम्हें जैसे भी अपनाओ, आज से हो जाओ मेरी तुम। धारा एकटक ध्रुवंश की आंखों में देख रही थी पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ध्रुवंश कहता है, स्वीट हार्ट, आई लव यू। बोलते ही वो एकदम से ही धारा की मांग को भर देता है। धारा की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। सिंदूर के कुछ कण उसकी नाक पर गिर जाते हैं, साथ ही उसके बच्चे के ऊपर भी। धारा की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई। ये सुनते ही सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। श्रेष्ठा के कहने पर आव्या और अप्रीता धारा को ध्रुवंश के कमरे में लेकर जाती हैं। रात के करीब 10 बजे ध्रुवंश टेरेस पर बिल्कुल साइड में खड़ा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो सामने अंधेरे को देख रहा था। वहीं अभियान रेलिंग से टिक कर खड़ा था। रुद्र रेलिंग पर बैठा हुआ चांद को देख रहा था। तीनों ही बिल्कुल चुप खड़े थे। अभियान एक गहरी सांस लेता है और कहता है, इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब होता है जब वो टूटता है। वो तुम दोनों पर डायरेक्ट वार नहीं कर रहा, वो बस तुम दोनों को तोड़ रहा है। ध्रुवंश बहुत ही सीरियस आवाज़ में कहता है, इट इज़ जस्ट अ ट्रैप। टारगेट एक है पर घायल अनेक हो रहे हैं। रुद्र चांद को देखते हुए कहता है, पहला दांव ये है, आखिरी दांव का इंतज़ार रहेगा। जो भी हो, खिलाड़ी अपनी टक्कर का लग रहा है। चाल बहुत अच्छी चल रहा है, इम्प्रेसिव। मुझे पता था वो तुम्हारी स्वीट हार्ट को कभी नहीं मारेगा, क्योंकि कुछ तो है उसमें जो हमें नहीं दिख रहा। कुछ तो मिस हो रहा है, क्योंकि अगर वो दुश्मन है तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलाकर तुम्हारा भुला नहीं करेगा। अभियान फिर से कहता है, चलो छोड़ो ध्रुवंश, तुम जाओ जाकर उसे नॉर्मल करो, क्योंकि अगर उस पर इमोशन ज़्यादा अंदर से असर हुआ तो वो पागल भी हो सकती है। रुद्र एकदम से कहता है, रात भर मत छोड़ना, सारा पागलपन चुटकी में खत्म हो जाएगा। ध्रुवंश रुद्र को घूर कर देखता है। रुद्र बिना उसकी तरफ देखे कहता है, प्रैक्टिकल करके देख लो, काम नहीं किया तो मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा। ध्रुवंश उसे आंखें छोटी कर घूरते हुए देखता है, फिर कहता है, नहीं गया तो लात मारकर भगा दूंगा। बोलते ही ध्रुवंश रुद्र को घूरते हुए चले जाता है। उसके जाते ही माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। अभियान अब रुद्र के पास जाता है। रुद्र सिगरेट निकालकर पीने लगता है। अभियान बिना उसे देखे कहता है,
अपने भाई को बुलाने का कोई प्लान है क्या? रुद्र गहरी सांस लेकर कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि वो परिवार के साथ जिए, मैं भी चाहता हूँ कि वो यहाँ आए। बेबी गर्ल ट्राई कर रही है और मैं उसके आने का वेट कर रहा हूँ। अव्यान कुछ सोचते हुए कहता है, क्या पता वो भी तुम्हारे बुलाने का वेट कर रहा हो, एक बार खुद बोल कर देखो। रुद्र बिल्कुल चुप हो जाता है। वो सिगरेट की एक सिप लेकर अव्यान को देता है। अव्यान सिगरेट लेकर नीचे फेंक देता है और उसे मसलते हुए कहता है, मेरी एंजल को अब स्मोकिंग बर्दाश्त नहीं होगी। रुद्र ये सुनकर पीछे घूमकर सिगरेट को देखता है, फिर अव्यान को। अव्यान रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बात करो, मैं जाता हूँ। कहते ही वो रुद्र की आंखों में देखकर अपनी पलकें झपका देता है और वहां से चला जाता है। रुद्र कुछ देर सोचता है, फिर अपना फ़ोन निकालकर द्रांश के नंबर को देखने लगता है। रुद्र कुछ देर तक द्रांश के नंबर को देखते रहता है, फिर कुछ सोचते हुए उसे कॉल करता है। कॉल करते हुए रुद्र के चेहरे पर एक अलग ही फीलिंग दिख रही थी। उधर से कॉल रिसीव होता है। द्रांश की एकदम सीरियस भरी आवाज़ आती है, हेलो। रुद्र आवाज़ सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। रुद्र बिल्कुल चुप था, वहीं उधर द्रांश भी बिल्कुल चुप था। दोनों के बीच बहुत देर तक खामोशी छाई रहती है। एकदम से ही उधर से द्रांश की आवाज़ आती है, कुछ बोलना है या मेरी सांसें सुनने के लिए कॉल किया है? द्रांश की ऐसी बात सुनकर रुद्र कुछ पल फिर चुप ही रहता है। वो अपना गला साफ करता है और कहता है, वो मैं ये बोलना चाहता था कि क्या तुम। बोलते ही रुद्र एकदम से रुक जाता है। ऐसे में तो रुद्र कुछ बोलने से नहीं कतराता था, लेकिन आज वो द्रांश से इतना कहने के लिए कतरा रहा था कि वो उसके घर आ जाए। रुद्र की चुप्पी को सुनकर द्रांश बस चुप्पी से सुन रहा था। रुद्र घूमकर रेलिंग से उठकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी मुट्ठी को कस लेता है। द्रांश भी चुप था और रुद्र भी। जहां द्रांश रुद्र की अधूरी बातों को पूरी सुनने के लिए इंतजार कर रहा था, तो वहीं रुद्र बोलने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था। रुद्र इधर उधर घूमते हुए एकदम से एक जगह पर रुककर कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ रहो। रुद्र की ये बात सुनकर द्रांश चुप रह जाता है। कुछ देर तक फिर से एक शांति बिखर जाती है। थोड़ी देर बाद द्रांश कहता है, क्यों, मतलब तुम। इसके आगे द्रांश कुछ कहता, रुद्र एकदम से कहता है, आई रियली मिस यू भाई। रुद्र की ये बात सुनते ही द्रांश का दिल अचानक ही धड़कने लगता है। द्रांश अपने दिल को देखता है, क्योंकि उसका दिल इस तरह से आज तक नहीं धड़का था। सुहानी के वक्त भी उसे वैसी फीलिंग्स नहीं आती थी। वो अब तक सिर्फ सुहानी को दिमाग से ही चाहता था, दिल का तो कोई कनेक्शन ही नहीं था। द्रांश का दिल तो था, पर उसमें इमोशंस बिल्कुल नहीं थे। द्रांश धीरे से अपने दिल पर हाथ रखकर उसे महसूस करने लगता है, जो बस धक 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 सुनाई दे रहा था। रुद्र भी बिल्कुल खामोशी से अब द्रांश की धड़कन को सुन रहा था। वहीं ध्रुवंश के कमरे में ध्रुवंश कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करता है। वो मुड़कर धारा को देखता है, जो बेड पर चुपचाप बैठी थी और अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। ध्रुवंश गहरी सांस लेता है और आगे बढ़कर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर धारा के पास बैठ जाता है। धारा सिर उठाकर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ध्रुवंश मेरा बच्चा मुझे पहचानता है, वो मुझे मम्मा बोल रहा है। ध्रुवंश कॉटन लेकर धारा के माथे पर लगे खून को साफ करता है। धारा का ध्यान अपनी चोट पर बिल्कुल भी नहीं था। दोनों का रूम और बेड फर्स्ट नाइट के लिए बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हुआ था। ध्रुवंश उसकी चोट की सफाई करके दवाई लगाता है, फिर फर्स्ट एड बॉक्स को अपनी जगह पर रख देता है। ध्रुवंश एक नज़र झूले को देखता है, जिसे श्रेष्ठा ने बच्चे के लिए रखवाया था। ध्रुवंश अब बच्चे को पकड़ता है। धारा एकदम से कसकर बच्चे को पकड़ लेती है और ध्रुवंश को देखकर कहती है, ये मेरा बच्चा है। बोलते हुए धारा ध्रुवंश की आंखों में ही देख रही थी। ध्रुवंश उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, ये हमारा बच्चा है। धारा जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है। ध्रुवंश धारा की पकड़ से बच्चे को छुड़ा लेता है और उसे झूले में लिटा देता है। धारा बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन हो जाती है। ध्रुवंश अब धारा के पास आता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लेता है। धारा धीरे से कहती है, ध्रुवंश मेरा बच्चा। ध्रुवंश धारा की आंखों में देखते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा उसे, मैं हूं ना। धारा अब भी बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी। उसकी बेचैनी को देखते हुए ध्रुवंश कहता है, स्वीट हार्ट, आज हमारी सुहाग रात है। ये सुनते ही धारा को होश आता है। वो एकटक ध्रुवंश को देखने लगती है। ध्रुवंश अपनी शेरवानी उतारकर धारा की ओढ़नी को उसके सीने से हटा देता है। वो बहुत धीरे से धारा को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। धारा ध्रुवंश की परफेक्ट बॉडी को देख रही थी। ध्रुवंश धारा की आंखों में देखते हुए कहता है, इस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ मैं और मैं ही होना चाहिए। बोलते हुए वो धारा की नाक पर किस करता है। धारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुवंश अब उसके गाल पर किस करता है और फिर उसके होंठों को चूमते हुए उसके कपड़ों को निकालने लगता है। धारा के दोनों हाथ ध्रुवंश के बालों पर थे। ध्रुवंश उसे किस कर रहा था, उसे अलग ही दुनिया में डुबा रहा था, जो इस दुनिया से बहुत ही अलग है। धारा भी ध्रुवंश के किस में उसका साथ दे रही थी। वो भी ध्रुवंश को किस कर रही थी। पल भर में धारा के साथ ध्रुवंश के भी कपड़े नीचे गिरे थे। ध्रुवंश अब लाइट बंद करता है और बहुत ही हल्की सी लाइट जला देता है। उस हल्की सी लाइट में ध्रुवंश धारा के पूरे बदन को देखता है, जो चमक रहा था। ध्रुवंश धारा को पलटकर उसकी पीठ को चूमने लगता है। धारा बस आंखें बंद किए हुए गहरी सांसें ले रही थी। ध्रुवंश अब अपने दांतों से उसकी ब्रा को निकाल देता है, जिससे धारा बेडशीट को मुट्ठी में भर लेती है
अब ध्रुवंश धारा को फिर से पलटता है और उसकी ब्रा निकाल कर फेंक देता है। धारा जल्दी से अपने हाथों से अपने सीने को ढक लेती है। ये देखकर ध्रुवंश अपनी पैंट का नारा निकालकर धारा के दोनों हाथों को बांध देता है। धारा का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। ध्रुवंश अब धारा की पूरी बॉडी पर किस और बाइट करने लगता है, जिससे धारा की धीमी धीमी आवाज़ निकल रही थी। ध्रुवंश उसके सीने को सक करता है तो धारा मचल उठती है। ध्रुवंश अब धारा के चेहरे को देखकर उसके होंठों को कुछ पल चूमता है, फिर उसके होंठों से दूर होकर कहता है, चिल्लाना मत वरना हमारा बच्चा जाग जाएगा। ओके स्वीटहार्ट। धारा धीरे से अपना सिर हिलाती है। कुछ पल बिल्कुल शांति छा जाती है। धारा ने ध्रुवंश के कंधे को पकड़ा हुआ था। वो बस ध्रुवंश को महसूस कर रही थी। ध्रुवंश नीचे देखता है, फिर धारा के चेहरे को देखकर एक झटके में उसके अंदर समा जाता है। धारा की एक जोरदार चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनते ही बच्चा उठ जाता है और रोने लगता है। धारा झट से आंखें खोलती है। ध्रुवंश झूले की ओर देखकर धारा के मुंह पर हाथ रखता है। कुछ देर तक बच्चा रोता है, फिर शांत हो जाता है। उसे पहले से ही कोई चुप कराने वाला नहीं होता था, इसीलिए वो खुद चुप हो जाता। ध्रुवंश धारा को देखता है, फिर अपना हाथ उसके मुंह से हटा देता है। धारा का ध्यान फिर से बच्चे पर देखकर ध्रुवंश अब आगे बढ़ता है। धारा के मुंह से हल्की हल्की सिसकी निकलती है। ध्रुवंश धारा के होंठों के पास जाकर कहता है, आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, बट अब मैं तुम्हें बहुत हर्ट करने वाला हूँ बिकॉज यू इग्नोर मी। ध्रुवंश धारा के दोनों पैरों को अपनी कमर पर लपेटता है और उसके होंठों को अपने होंठों से बंद करके बहुत ही स्पीड से उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने लगता है। फर्स्ट टाइम जब दोनों के बीच ये सब हुआ था तब ध्रुवंश रूड नहीं था, लेकिन आज वो जितना रूड था धारा उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब से बच्चा उसे मिला धारा जैसे ध्रुवंश को भूल सी चुकी थी, जिससे ध्रुवंश बहुत हर्ट हुआ था। और यही कारण था कि वो जितना हर्ट हुआ था वो धारा को भी एहसास दिला रहा था। ध्रुवंश की रूडनेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि धारा को अब अपने दर्द के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो ध्रुवंश को धक्का देते हुए रोकने की कोशिश तो कर रही थी, पर यह उसके बस में नहीं था। सुबह के करीब 4 बजे ये सिलसिला खत्म होता है। ध्रुवंश अब रुककर धारा के चेहरे को देखता है, जो बहुत ही थका हुआ लग रहा था। धारा सच में बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी और उसके चेहरे पर असहाय दर्द भी दिख रहा था। ध्रुवंश धारा के माथे पर किस करता है और उससे दूर हो जाता है। ध्रुवंश के दूर होते ही धारा के मुंह से फिर से आह निकल जाती है। ध्रुवंश एक नज़र धारा के पूरे शरीर को देखता है, फिर एकदम से उसको अपनी गोद में लेकर वॉशरूम चला जाता है। ध्रुवंश धारा को साफ करके बाहर लाता है और उसे अपनी एक शर्ट पहनाकर बेड पर लिटा देता है। ध्रुवंश अब खुद जाकर शार के नीचे खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें बंद थीं और वो कुछ सोच रहा था। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आता है। उसने इस वक्त बस एक लोअर पहना था। ध्रुवंश को अब अपने बच्चे की आवाज़ आती है, जो खुद से ही बातें कर रहा था। ध्रुवंश कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाता है और उसे कुछ पल देखने के बाद अपनी गोद में उठा लेता है। ध्रुवंश उसे एकटक देख रहा था। बच्चा भी अब ध्रुवंश को ही देख रहा था। ध्रुवंश उसे देखकर कहता है, तुम्हारी मॉम बहुत वीक है, यू नो। अगर उसने मुझे एक बार, बस एक बार उसने मुझसे कहा होता ना कि मेरा भी कोई बेटा है, मेरा भी कोई खून है, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें बहुत पहले अपने पास ले आता। बच्चा एकटक ध्रुवंश को देख रहा था। वो अब ध्रुवंश को छूने लगता है। ध्रुवंश अब बच्चे के माथे पर किस करके कहता है, बाय द वे आई एम वेरी हैप्पी। बोलते हुए ध्रुवंश धीरे से मुस्कुराता है। उसका बच्चा भी अब मुस्कुराने लगता है। ध्रुवंश एकदम से कहता है, नाम। कहते हुए वो सोचने लगता है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो बच्चे को एकटक देखते हुए कहता है, रंध्र। बच्चा एकदम से बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे वो उस नाम का मतलब जानना चाहता हो। ध्रुवंश उसे देखकर कहता है, तुम्हें पता है रंध्र का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा छेद। बड़े से छेद में तो कोई भी घुस सकता है, लेकिन छोटा सा छिद्र उन लोगों के लिए होता है जो सिर्फ अपने हैं। उसका बच्चा यानी रंध्र ध्रुवंश को गौर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्रुवंश की बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। दोनों अब एक दूसरे की आंखों में एकटक देखने लगते हैं। सुबह के करीब 8 बजे धारा की आंखें बहुत धीरे से खुलती हैं। वो धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। उसके शरीर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि एक पल के लिए वो कराह उठती है। ध्रुवंश सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। धारा की आवाज़ सुनते ही ध्रुवंश धारा के पास चला जाता है। धारा दर्द से ध्रुवंश को देखकर कहती है, बहुत दर्द हो रहा है। ध्रुवंश धारा के गाल पर हाथ रखकर रब करता है और उससे कहता है, और करो मुझे इग्नोर। धारा उसके हाथ को झटकते हुए रोनी सूरत बनाकर कहती है, हटो यहाँ से, तुम बहुत जालिम हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बोलते हुए धारा अपने पेट को पकड़ लेती है। ध्रुवंश बस उसके दर्द को चुपचाप देख रहा था। धारा अपने पेट को पकड़े हुए ही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो झट से झूले को देखती है, फिर पूरे कमरे को। उसके मुंह से एकदम से निकलता है, मेरा बच्चा। ध्रुवंश बच्चा सुनते ही फ्रस्ट्रेट होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। टू बी कंटिन्यूड।